शहर की शुरुआत एक अजीब सी खामोशी से होती है। धुंध से ढकी सड़कों पर बस कुछ हल्के कदमों की आवाज गूंजती है। वहीं रहती है एलिसा, एक गूंगी लड़की जिसकी आंखों में हजारों कहानियां छिपी हैं, लेकिन जुबान पर एक भी नहीं। वो अपनी बात सिर्फ जेस्चर से कह पाती है, क्योंकि बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसे याद करके भी रूह कांप जाए। उसकी गर्दन पर बने गहरे निशान इस बात का सबूत थे कि किसी ने कभी उसकी जिंदगी से एक हिस्सा छीन लिया था, और उसी के साथ उसकी आवाज भी। एलिसा की जिंदगी में ना कोई परिवार था, ना दोस्त, बस एक पड़ोसी जाइल्स था जो उसे अपनी बेटी की तरह चाहता था। जाइल्स एक पेंटर था जो अपने अधूरे कैनवस में अक्सर एलिसा की मुस्कान ढूंढता रहता था। वो ही उसका एकमात्र सहारा था इस ठंडी बेरहम दुनिया में। एलिसा की नौकरी एक सीक्रेट लैब में थी, सफाई वाली के तौर पर। वहां उसकी एक बहुत करीबी दोस्त भी काम करती थी। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी थी। एक बोल नहीं पाती थी, दूसरी उसे समझने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं रखती थी। बाकी लोग उसे हमेशा अलग समझते थे, कुछ तो मजाक उड़ाते, कुछ उसे नजरअंदाज करते। एलिसा अब इस सब की आदी हो चुकी थी, इसलिए वो किसी से ज्यादा बात नहीं करती थी। एक दिन लैब में अफरा-तफरी मच जाती है। एक ऑफिसर आता है और बताता है कि एक टॉप सीक्रेट टीम आने वाली है, कुछ ऐसा लेकर जो अब तक इस जगह पर कभी नहीं आया, कुछ बहुत कीमती, बहुत अनमोल। थोड़ी ही देर में भारी सिक्योरिटी के साथ वो टीम पहुंचती है। उनके साथ था एक बड़ा वाटर टैंक जिसमें कुछ छिपा हुआ था। जब एलिसा पास जाती है तो वो टैंक अचानक हिलने लगता है, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो, कुछ जो सांस ले रहा हो। पानी की लहरों के बीच से अजीब सी आवाज आती है जिससे एलिसा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद टीम उस टैंक को एक सील्ड रूम में ले जाती है। एलिसा और उसकी दोस्त बस एक दूसरे को देखती रह जाती हैं, समझ नहीं पाती कि आखिर उस टैंक में क्या था। अगले दिन जब वो दोनों सफाई करने आती हैं तो उसी कमरे से कुछ आवाजें आती हैं, हल्की पर अजीब सी। तभी दरवाजा खुलता है और एक आदमी बाहर निकलता है, कर्नल स्ट्रिकलैंड, जो इस प्रोजेक्ट का हेड था। उसके हाथ से खून टपक रहा था, चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ। वो लड़खड़ाता हुआ हॉलवे में गिरता है। बाकी टीम उसे उठाकर ले जाती है और एलिसा को आदेश दिया जाता है कि वो कमरे की सफाई करे। जब वो कमरे में जाती है तो दीवारों पर खून के छींटे हैं, फर्श लाल है और बीच में वही पानी का टैंक रखा है। लेकिन इस बार पानी स्थिर नहीं है, जैसे कोई अंदर से अब भी हिल रहा हो। कमरे में अब भी खून की गंध तैर रही थी। एलिसा जब सफाई कर रही थी तभी उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वहां 2 उंगलियां पड़ी थीं, इंसानी उंगलियां। उसने झुककर देखा, वो कर्नल स्ट्रिकलैंड की थीं। उसके चेहरे पर जो दर्द था, अब उसकी वजह साफ थी। शायद वही चीज थी जिसने उसे चोट पहुंचाई थी, वही क्रीचर जिसे इस लैब में कैद किया गया था। एलिसा ने सावधानी से उन उंगलियों को उठाया, उन्हें एक छोटे से पैकेट में रखा। जाइल्स किसी को बुलाने बाहर चला गया और एलिसा का ध्यान फिर उस विशाल वाटर टैंक पर गया। कांच के पार पानी में हल्की हलचल थी। उसने क्यूरियोसिटी में पास जाकर देखा और जैसे ही उसकी आंखें उस पार पहुंची वो पल थम सा गया। पानी के अंदर एक अजीब सा जीव था। उसकी बॉडी इंसानों जैसी थी, 2 हाथ 2 पैर, लेकिन चेहरा, स्किन और हर हरकत में कुछ अलौकिक था। डर और हैरानी दोनों एलिसा की आंखों में झलक रहे थे। उसने धीरे से अपना हाथ कांच पर रखा और हैरानी की बात ये कि उस क्रीचर ने भी अपना हाथ ठीक उसी जगह रख दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे दोनों एक दूसरे की दुनिया को छू रहे हों, बिना बोले, बिना आवाज के। उसी समय जाइल्स और एक लैब का आदमी अंदर आ गए। आवाज सुनते ही वो जीव अचानक पीछे हट गया और पानी में गुम हो गया। एलिसा के मन में अब एक सवाल गूंज रहा था, आखिर ये है क्या? क्या कोई एक्सपेरिमेंट है या फिर कोई जिंदा रहस्य? अगले दिन जब सब लंच पर गए हुए थे, एलिसा चुपके से उसी जगह लौट आई। वहां एक बड़ा पूल था, वही जहां वो क्रीचर रखा गया था। वो पानी की गहराई में छिपा हुआ था। एलिसा पूल की दीवार पर बैठ गई। उसके हाथ में एक उबला हुआ अंडा था, शायद दोस्ती का इशारा। उसने चम्मच से हल्के से उस पर टकटक की आवाज की ताकि वो क्रीचर सुन सके। पानी अचानक हल्का सा हिला और धीरे धीरे वो जीव सतह पर आया। उसकी आंखें सीधे एलिसा को देख रही थीं। एलिसा मुस्कुराई और अंडे का छिलका हटाकर उसे दिखाया। वो चाहती थी कि क्रीचर खुद उसके हाथ से अंडा ले, पर वो थोड़ा डर गया। एलिसा ने अंडा दीवार पर रख दिया और पीछे हट गई। कुछ सेकंड बाद वो क्रीचर धीरे से आगे आया, अंडा उठाया और फिर वापस पानी में गायब हो गया। उस पल एलिसा के दिल में एक अजीब सा कनेक्शन महसूस हुआ, जैसे पहली बार किसी ने उसकी खामोशी को समझा हो। लेकिन उनकी ये मुलाकात ज्यादा देर तक छिपी नहीं रही। उसी शाम कर्नल स्ट्रिकलैंड ने दोनों को अपने कमरे में बुलाया। उसका हाथ बैंडेज था, पर ईगो अब भी उसी तरह जिंदा। वो गुस्से से बोला, तुम्हारा काम सिर्फ साफ सफाई करना है, उस चीज से दूर रहो। वो किसी इंसान जैसी नहीं है, गंदी, जंगली और खतरनाक। हमने उसे कीचड़ से निकाला है और वो हमारी दुश्मन है। याद रखना, उस क्रीचर से जितना दूर रहो उतना बेहतर। एलिसा ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखा। वो जानती थी कर्नल उसे एक चीज कह रहा था, लेकिन उसके लिए वो अब सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, वो जिंदा था। कर्नल की धमकियों के बावजूद एलिसा रुकने वालों में से नहीं थी। उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कोई क्या कहता है। अगली दोपहर
वो फिर उसी जगह पहुंची, इस बार अपने साथ एक छोटा म्यूजिक सिस्टम लेकर। उसने हल्का सा रोमांटिक जैज ट्रैक चलाया, जिसकी आवाज पूरे कमरे में गूंजने लगी। एलिसा ने धीरे से एक उबला हुआ अंडा फिर से दीवार पर रखा और खुद पूल के पास बैठकर अपना लंच खाने लगी। पानी में हल्की हलचल हुई और फिर वो क्रीचर धीरे धीरे ऊपर आया। उसकी आंखें जैसे संगीत को महसूस कर रही थीं। वो अजीब सी क्यूरियोसिटी से एलिसा को देखने लगा और उसी अंडे को उठाकर खा लिया। एलिसा मुस्कुराई। अब उनके बीच जेस्चर्स की एक नई भाषा बन चुकी थी। बिना शब्दों के भी वो एक दूसरे को समझने लगे थे। दिन बीतते गए और दोनों की मुलाकातें रोज दोपहर के खाने के समय होने लगीं। एलिसा के चेहरे पर वो चमक लौट आई थी जो शायद बरसों से गायब थी। इस दुनिया में उसके पास बस 2 लोग थे, जाइल्स और उसकी सहकर्मी। लेकिन अब उसे लगा जैसे उसने तीसरा दोस्त पा लिया है, भले ही वो किसी और दुनिया का हो। एलिसा को फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्रीचर कैसा दिखता है। उसकी आंखों में सुकून था और उसी सुकून ने एलिसा के अकेलेपन को तोड़ दिया। एक दिन जब दोनों इशारों में बातें कर रहे थे तभी एक डॉक्टर वहां आ गया। उसने चुपके से उन्हें देखा। एलिसा और उस क्रीचर के बीच एक अजीब सा इमोशनल कनेक्शन। डॉक्टर कुछ समझ गया पर उसने कुछ नहीं कहा। बाहर से वो एक साइंटिस्ट था पर अंदर से एक सीक्रेट जर्मन स्पाई। दरअसल ये लैब एक अमेरिकन फैसिलिटी थी और उस वक्त अमेरिका और जर्मनी के बीच कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों देश एक दूसरे की रिसर्च एक्टिविटीज पर नजर रख रहे थे। इसलिए वो डॉक्टर जो बाहर से अमेरिका के लिए काम कर रहा था, अंदर से जर्मनी को इस जीव से जुड़ी हर जानकारी भेज रहा था। अगले दिन एलिसा जब फिर से उस क्रीचर को देखने गई तो उसका दिल टूट गया। उसने देखा कि क्रीचर को जंजीरों से बांधा गया था और उसका शरीर खून से सना था। उसकी आंखों में डर और दर्द साफ दिख रहा था। एलिसा ने डरते हुए कदम पीछे लिए, तभी फुटस्टेप्स की आवाज आई। वो तुरंत किसी मशीन के पीछे छिप गई। अंदर कर्नल स्ट्रिकलैंड आया। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा दोनों थे। उसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक रॉड थी। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, अब देखता हूं तू कितना भगवान है, और उसने उस क्रीचर को जोरदार झटका दिया। कमरे में उसकी चीख गूंज उठी। कुछ देर बाद जनरल अंदर आया। क्रीचर को देखते हुए बोला, मुझे लगा था ये छोटा होगा, लेकिन ये तो विशाल है। कर्नल ने गर्व से कहा, अमेज़न के लोग इसे अपना भगवान मानते हैं। वो इसके लिए पानी में फूल और फल चढ़ाते हैं। लेकिन हमारे लिए ये बस एक सब्जेक्ट है। अगर हमें इसके सीक्रेट्स जानने हैं तो इसे डाइसेक्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने विरोध किया, सर, इसकी हालत पहले से ही खराब है। ये कुछ अलग है। ये 2 जगह से सांस लेता है, पानी में भी और हवा में भी। अगर इसे पानी से बाहर रखेंगे तो ये मर जाएगा। हमें इसे समझना चाहिए, ना कि मार देना चाहिए। पर कर्नल ने ठंडी नजरों से कहा, हम यहाँ दया दिखाने नहीं आए हैं डॉक्टर। डॉक्टर के पास कोई चारा नहीं था। क्रीचर लगभग बेहोश था। उन्होंने मजबूरी में उसे वापस पानी में डाला ताकि वो जिंदा रह सके। डॉक्टर ने जनरल को रोकने की कोशिश की, कृपया ऐसे मत मारिए। जनरल ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे ये मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मैं इस लैब का भगवान हूँ और यहाँ जो होगा वो मेरे आदेश से होगा। डॉक्टर चुप हो गया, लेकिन उसके दिल में दर्द था। वो जानता था कि वो एक जासूस है, एक धोखेबाज है, पर इस पल में वो सबसे पहले एक इंसान था, और एक इंसान के तौर पर वो इस निर्दोष प्राणी को मरते हुए नहीं देख सकता था। एलिसा के अंदर अब बेचैनी बढ़ रही थी। डॉक्टरों की तरह उसके दिल में भी उस जीव के लिए दया थी। वो उसे मरते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी आंखों में वो दर्द बार बार घूम रहा था जब कर्नल ने उसे बिजली से झटका दिया था। घर लौटकर एलिसा ने सब कुछ जाइल्स को बताया। उसकी आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी आंखें सब कुछ कह रही थीं। उसने जेस्चर से कहा, वो मेरे जैसा है, उसके पास भी जुबान नहीं है और फिर भी वो मुझे समझता है। जब मैं उसे देखती हूँ वो खुश हो जाता है। वो मेरी कमजोरी को वीकनेस नहीं, मेरे हिस्से का ट्रूथ मानता है। मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। जाइल्स ने कुछ देर चुप रहकर उसकी तरफ देखा, फिर कहा, एलिसा, वो लोग बहुत ताकतवर हैं, हम सिर्फ आम इंसान हैं, हम उनका सामना नहीं कर सकते। इतना कहकर वो कमरे से चला गया। एलिसा की आंखें भर आईं। वो पहली बार किसी चीज के लिए इतनी गहराई से महसूस कर रही थी, किसी ऐसे के लिए जो इंसान भी नहीं था, लेकिन इंसानों से कहीं ज्यादा इंसानियत रखता था। कुछ देर बाद जाइल्स वापस लौटा। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। हम उसे बचाएंगे एलिसा, उसने कहा, क्योंकि हम सिर्फ पड़ोसी नहीं हैं, हम परिवार हैं। एलिसा की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। अब उन्होंने एक प्लान बनाया, उस क्रीचर को उन क्रूर लोगों से आजाद कराने का। एलिसा ने बेहद चालाकी से कदम उठाए। सबसे पहले उसने लैब के सर्वेलेंस कैमरों को ऊपर की ओर घुमा दिया ताकि कोई ये न देख सके कि वो क्रीचर के पास गई है। फिर उसने एक गाड़ी में ढेर सारे टॉवल्स और पानी भरे कंटेनर्स रखे ताकि वो उसे पानी में जिंदा रख सके। वो उस कमरे में पहुंची जहां क्रीचर को कैद रखा गया था। उसकी सांसें तेज थीं और जंजीरें मोटी, लगभग तोड़ना नामुमकिन। तभी डॉक्टर वहां आए। एलिसा डर गई, लेकिन डॉक्टर ने बस धीरे से कहा, तुम जो कर रही हो सही कर रही हो। फिर उन्होंने अपनी पॉकेट से कीज निकालकर एलिसा को थमा दी। एलिसा ने ट्रेम्बलिंग हैंड से ताले खोले। क्रीचर ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कृतज्ञता थी, जैसे वो समझ गया हो कि ये वही इंसान है जो उसे आजाद करने आई है।
वो जरा सा मुस्कुराया अपने तरीके से और एलिसा ने उसे गाड़ी में बैठा दिया। एलिसा और उसकी दोस्त ने मिलकर उसे सुरंग के रास्ते बाहर निकाला। रास्ते में उसकी दोस्त ने गाड़ी रोक दी। तुम ये क्या कर रही हो एलिसा? ये पागलपन है। एलिसा ने इशारों में कहा, अगर मैंने इसे यहीं छोड़ा तो ये मर जाएगा। मैं इसे बचाने आई हूं। कुछ पल की चुप्पी के बाद उसकी दोस्त ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं। दोनों ने गाड़ी आगे बढ़ाई। बाहर जाइल सिक्योरिटी गेट के पास खड़ा था। अंदर आने की कोशिश कर रहा था, पर गार्ड उसे रोक रहा था। गार्ड को लगा उसका आईडी कार्ड नकली है। तभी डॉक्टर फिर से आए। उन्होंने चालाकी से गार्ड को बेहोश कर दिया। इस तरह उन्होंने तीनों ने मिलकर क्रीचर को बाहर निकाल लिया। लेकिन कर्नल को शक हो गया। जब वो गेट पर पहुंचा तो दरवाजा आधा खुला था और हॉलवे सुनसान। उसे समझते देर नहीं लगी कि किसी ने क्रीचर को भगा लिया है। एलिसा क्रीचर को अपने घर ले आई। उसने उसे अपने बाथटब में रखा, पानी से भरा हुआ, ताकि वो सांस ले सके। क्रीचर अब थोड़ा शांत था। एलिसा उसे देखकर मुस्कुराई, जैसे उसने अपना कोई खोया हुआ हिस्सा पा लिया हो। वो सोचने लगी, 10 तारीख को बारिश होगी। उस दिन मैं उसे समुद्र तक छोड़ दूंगी, उसके असली घर तक। अगले दिन एलिसा काम पर चली गई ताकि किसी को शक न हो। जाइल्स घर पर क्रीचर की देखभाल कर रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। जब उसने आंखें खोली तो देखा क्रीचर बाथटब से बाहर था और उसके पैरों के पास उसकी एक बिल्ली पड़ी थी, मरी हुई। जाइल्स सदमे में था। उसने क्रीचर को डांटते हुए दूर किया और तभी क्रीचर ने उसके हाथ को चोट पहुंचाई और भाग गया। शाम को जब एलिसा घर लौटी तो उसे बाथटब खाली मिला। जाइल्स ने सब बताया। उसकी आंखों में पछतावा था। वो डर गया था एलिसा उसकी गलती नहीं थी। एलिसा ने बिना कुछ कहे बाहर दौड़ लगा दी। बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने उसे ढूंढ निकाला, वही क्रीचर जो अब भी शर्मिंदा नजरों से नीचे देख रहा था। एलिसा उसके पास गई, धीरे से उसका हाथ थामा और उसे वापस घर ले आई। वो जानती थी वो कोई जानवर नहीं, एक रूह है, और उस रूह में इंसानियत आज भी जिंदा है। वो रात बाकी सब रातों से ज्यादा भारी थी। बाहर बारिश थी, लेकिन असली तूफान तो अंदर उठ रहा था, हर किसी के मन में। गाइल्स जब सुबह उठा तो उसके माथे का पुराना जख्म गायब था। उसने आईने में देखा, उसकी त्वचा पहले जैसी नहीं बल्कि और साफ लग रही थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, जहां पहले गंजापन था वहां अब बाल उग आए थे। वो डिसबिलीफ में मुस्कुराया, जैसे किसी चमत्कार को देख रहा हो। उसे तभी याद आया कि पिछली रात उस जीव ने अपने हाथ से उसके सिर को छुआ था। शायद वही टच हीलिंग था, किसी रहस्यमयी शक्ति जैसा। दूसरी तरफ एलिसा और वो जीव अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, उनके बीच एक अनकहा रिश्ता बन चुका था। एक ऐसा कनेक्शन जो शब्दों से नहीं, दिल से समझा जा सकता था। एलिसा अब हर दिन उससे मिलने जाती, पानी के उस पूल के किनारे बैठकर अपने जेस्चर्स से बात करती, और वो जीव उसकी हर हरकत समझ जाता। उनके बीच का बंधन अब प्यार में बदल चुका था, वो मासूम लेकिन गहरा। उधर लैब में माहौल गर्म था। जनरल ने कर्नल को कड़े लहजे में कहा, उस क्रीचर को ढूंढो, वरना तुम्हारी नौकरी और इज्जत दोनों खत्म। कर्नल के माथे पर पसीना था। वो जानता था कि अगर वो असफल रहा तो उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। उसे शक होने लगा कि डॉक्टर ने ही उस क्रीचर को आजाद किया होगा। वो सीधे डॉक्टर के घर जा पहुंचा। घर के बाहर 2 अजनबी खड़े थे। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही उन्होंने डॉक्टर पर गोली चला दी, लेकिन कर्नल ने तुरंत दोनों को गोली मार दी। जब उसने सुना कि वो रूसी भाषा में बात कर रहे थे, उसे यकीन हो गया ये लोग जासूस थे। अब कर्नल को शक था कि ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। वो डॉक्टर के पास गया, उसे कुर्सी पर पटककर पूछताछ करने लगा, कहाँ है वो जीव? डॉक्टर दर्द में भी मुस्कुरा दिया, मैं तो बस एक सफाई कर्मचारी हूँ। कर्नल गुस्से से भड़क गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाता, डॉक्टर की सांसें थम चुकी थीं। सफाई कर्मचारी का नाम सुनकर कर्नल का दिमाग जैसे चिंगारी से भड़क उठा। वो समझ गया, बात किसी और की नहीं, एलिसा की है। वही उस क्रीचर की मदद कर रही थी। वो तुरंत एलिसा के घर पहुंचा। वहां उसकी दोस्त मौजूद थी। उसने सख्ती से पूछा, कहाँ है वो क्रीचर? वो औरत कांपते हुए बोली, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन पीछे खड़ा उसका पति सब सुन चुका था। उसने डर और लालच के बीच झूलते हुए सारा सच कर्नल को बता दिया कि एलिसा ने ही उस क्रीचर को छिपाया है। अब कर्नल के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वो जान गया था कि अगला निशाना कौन है। बाहर बिजली चमकी और उस चमक में उसकी आंखों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके पति की बात सुनकर कर्नल की आंखों में गुस्से की लपटें जल उठीं। वो जोर से बोला, तो वो जीव एलिसा के घर में है? उस आदमी ने डरते हुए कहा, हाँ, मैंने अपनी बीवी को एलिसा से बात करते सुना था। ये सुनते ही कर्नल बिना एक पल गंवाए वहां से निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे, आंखों में सिर्फ एक ही इरादा, उसे ढूंढना और खत्म कर देना। लेकिन किस्मत ने एलिसा को एक आखिरी मौका दिया। उसकी दोस्त को पता चल गया था कि कर्नल वहां आने वाला है। वो भागते हुए एलिसा के घर पहुंची और घबराई आवाज में बोली, एलिसा, भाग जाओ, वो यहीं आ रहा है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो सब खत्म हो जाएगा। एलिसा के दिल की धड़कन तेज हो गई। बाहर आसमान में बिजली चमक रही थी और बारिश लगातार बरस रही थी।
वो जानती थी यही वो दिन है, 10 तारीख, जब उसे उस जीव को आज़ाद करना था। वो उसके साथ बारिश में भागी और दोनों समुद्र की तरफ बढ़ने लगे। उधर जब कर्नल एलिसा के घर पहुंचा तो वहां सिर्फ सन्नाटा था। हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे कोई जल्दबाजी में निकल गया हो। उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई और तब उसकी नजर कैलेंडर के नीचे पड़े एक छोटे नोट पर पड़ी। नोट पर लिखा था, आज वही दिन है जब उस जीव को समुंदर में छोड़ना है। कर्नल ने नोट को मरोड़ा और गुस्से से दांत भींचे। फिर वो अपनी कार लेकर समुंदर की तरफ निकल पड़ा। दूसरी तरफ एलिसा समुंदर के किनारे पहुंच चुकी थी। हवा में ठंडक थी, लहरें ऊंची उठ रही थीं। वो उस प्राणी के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में दर्द था, विदाई की पीड़ा। मुझे जाना होगा। एलिसा ने हाथ उसके गाल पर रखा। वो जीव कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में गहराई से देखता रहा। दोनों को पता था कि अब उनका साथ यहीं तक है। लेकिन उसी पल पीछे से एक गोली की आवाज आई। धाएं! एलिसा और वो जीव दोनों जमीन पर गिर पड़े। कर्नल वहां आ चुका था। उसके चेहरे पर जीत की एक ठंडी मुस्कान थी। वो जैसे ही दूसरी गोली चलाने लगा, वो जीव अचानक उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध और दुख दोनों थे। वो कर्नल की तरफ बढ़ा, घायल लेकिन अडिग। कर्नल पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो जीव अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है और एक पल में कर्नल की सांसें थम जाती हैं। इसके बाद वो जीव मुड़ा और एलिसा को अपनी बाहों में उठा लिया। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। वो समुंदर में उतर गया, गहराई तक, जहां सिर्फ सन्नाटा और नीला अंधेरा था। उसने एलिसा के गले के पास हाथ रखा, जहां जलने के पुराने निशान थे। कुछ सेकंड बाद वे निशान धीरे धीरे गिल्स में बदल गए। वो अब पानी में सांस ले सकती थी। एलिसा की सांसें लौट आईं, उसकी आंखें खुलीं। वो जीव मुस्कुराया, जैसे उसने उसे मौत से नहीं बल्कि एक नई जिंदगी से मिलवाया हो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अब वे अलग दुनिया के नहीं रहे। उनका घर, उनका प्यार और उनकी जिंदगी, सब कुछ अब पानी की गहराई में था। गाइल्स जब ये सब सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन मुस्कान भी, क्योंकि उसने देखा था कि एलिसा को आखिरकार वो मिल गया था जो उसे सारी जिंदगी नहीं मिला, सच्चा प्यार। और इसी खूबसूरत जादुई पल पर यह कहानी खत्म होती है, जहां इंसान और एक रहस्यमयी जीव ने मिलकर प्यार की एक नई परिभाषा लिखी।